हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में देखेंगे साइकोलॉजी पेपर 2 का प्रैक्टिस सेट 8। इससे पहले हमने 7 प्रैक्टिस सेट कर रखा है जो आपके बिहार स्टेट 2024 के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ये सारे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी और एससीईआरटी अकॉर्डिंग है, जो आपके सिलेबस और आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में दिए गए थे। और ये सारे सवाल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, इसलिए वीडियो के अंत तक आप जरूर देखिएगा। अगर आप सच में सीरियस हो बिहार स्टेट 2024 को क्लियर करने के लिए और साथ में बीपीएससी एग्जाम की तैयारी करने के लिए, तो आप लोग के लिए दिया जा रहा है टोटल 20+ प्रैक्टिस सेट सिर्फ 101 रुपये में। अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हो, सच में सीरियस हो बिहार स्टेट को लेकर, तो आप टॉपिक वाइज थ्योरी भी ले सकते हैं जो मिलेगा सिर्फ 151 रुपये में। जो आपको दोनों चाहिए, अगर दोनों लेने के लिए सिर्फ आपको 201 रुपया खर्च करना पड़ेगा, जो आपके पॉकेट मनी से भी काफ़ी ज़्यादा कम है। बस मैंने कम इतना रेट इसलिए रखा है कि मैं चाहता हूँ कोई भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम बच्चे फेस करते हैं, वो हर कोई इसे ले सके और अपने एग्ज़ाम को तैयारी करके बिहार में टीचर बन सके। अगर आप सच में सीरियस हो तो आप मुझे इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, पहले व्हाट्सएप कीजिएगा। अगर आपका डाउट क्लियर नहीं होता है तो आप मुझे कॉल कर सकते हो, आपसे कॉल पे बात हो सकती है। लेकिन हर किसी का कॉल रिसीव कर पाना मेरे लिए काफ़ी मुश्किल होता है, इसलिए पहले आप मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा। व्हाट्सएप पे अगर आपका डाउट क्लियर नहीं होता है तो आप मुझे कॉल पे बात कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जितने लोग आप वीडियो देखते हो, वीडियो को लाइक भी करना चाहिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए। लाइक करते हो तो मुझे लगता है कि आपको वीडियो पसंद आ रही है, तो आप लोग के लिए और ज़्यादा मेहनत करने का मन भी करता है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, मुझे अच्छा लगेगा और आप लोग के लिए इसी तरह सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के लिए लाया जाएगा। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 आयु के वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार शामिल किया गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। इस क्वेश्चन को आप विवेक क्वेश्चन टिक आउट कर लीजिएगा, और आपको पता होना चाहिए कि 6 से 14 वर्ष के निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार आपके आर्टिकल 21A में दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हो, भारतीय संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 21A में 6 से 14 आयु वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार शामिल किया गया है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा, और आप इसे जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके बीपीएससी टीचर 2.0 में सवाल आ चुका है। आपको बताना है कि क्रेसमैन ने व्यक्तित्व को निम्न में किस प्रमुख प्रकार के वर्गीकृत किया था? ऑप्शन है दुर्बल, ऑप्शन बी है सुडोलकाय, ऑप्शन थर्ड है गोलकाय, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। बात की जाए शरीर रचना की दृष्टि से, तो क्रेसमैन ने इसे 3 भागों में विभक्त किया था। पहला लंबकाय, सुडोलकाय और तीसरा गोलकाय होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि तीनों नाम आपके क्रेसमैन में दिया गया था। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। टी का उद्देश्य निम्न में किसका मापन है? टी का उद्देश्य निम्न में किसका मापन है, आपको ये बताना है। ऑप्शन है बौद्धिक क्षमता, अभिक्षमता, अभिवृद्धि, या ऑप्शन डी मूल्य। बात की जाए टैट, जिसे आप टी के नाम से जानते हो, उसका उद्देश्य अभिक्षमता का मापन करना होता है। टी का फुल फॉर्म होता है अध्यापन अभिक्षमता परीक्षण, जिसका निर्माण सिंह एवं शर्मा ने किया था। इसे भी आप जरूर याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। संघनन का सिद्धांत निम्न में किसकी व्याख्या करता है? अधिगम की, स्मृति की, अभिप्रेरणा की, या ऑप्शन डी सृजनात्मक का। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। संघनन का सिद्धांत आपके स्मृति से संबंधित है, जो आपके मस्तिष्क में सूचनाओं के संचयन से संबंधित माना जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी होगा। अगला क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पेपर 2 के लिए। निम्न में कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि मानी जाती है? ऑप्शन है अंत दर्शन, बाह्य दर्शन, अवलोकन, या ऑप्शन डी प्रयोगीकरण। तो मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि आपकी अंत दर्शन को माना जाता है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा।
क्वेश्चन 6 है, एल्बर्ट बंडूरा निम्न में किससे संबंधित है? एल्बर्ट बंडूरा से आपके बिहार स्टेट 2023 में 2 सवाल पूछे गए थे। ये सवाल आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को आप वीवीआई क्वेश्चन टेक आउट कर लेना। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। पहला ऑप्शन है सामाजिक अधिगम सिद्धांत, सेकंड ऑप्शन है व्यवहारवादी सिद्धांत, थर्ड ऑप्शन है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, या ऑप्शन डी मनोलैंगिक विकास। मैंने ऑलरेडी आपको एल्बर्ट बंडूरा के बारे में मैंने बताया था कि एल्बर्ट बंडूरा आपके सामाजिक अधिगम सिद्धांत से संबंधित माने जाते हैं। जो बंडूरा और वाल्टर ने इस सिद्धांत का 1963 में प्रतिपादित किया था। इसे भी आप जरूर याद रखिएगा, 1963 में सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादित किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अधिगम वक्र में पठार बनता है परिपक्वता के कारण, अभिप्रेरणा के कारण, थकान के कारण, या ऑप्शन डी अभिरुचि के कारण। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। सीखने की गति हमेशा एक तरह से नहीं रहती है। सीखने की गति कभी तीव्र तो कभी स्लो हो जाती है, जो आपके मुख्य कारण थकान माना जाता है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो सकता है। क्वेश्चन 8 कह रहा है, दर्पण चित्र परीक्षण किसको मापने हेतु प्रयुक्त होता है? अधिगम की गति, अधिगम अंतरण, सृजनात्मकता, या ऑप्शन डी अभिरुचि। तो दर्पण चित्र परीक्षण अधिगम अंतरण को मापने हेतु प्रयुक्त होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, अधिगम। अगला सवाल आपके बीपीएससी टीचर में पूछा जा चुका है कि क्लाउड पिक्चर टेस्ट निम्न में किसके मापन में प्रयुक्त होता है? ऑप्शन है बुद्धि, व्यक्तित्व, अभिक्षमता, या ऑप्शन डी अभिरुचि। तो क्लाउड पिक्चर टेस्ट व्यक्तित्व को मापने में प्रयुक्त होता है। यह प्रक्षेपी प्रकार का परीक्षण है। इसे आप जरूर याद रखिएगा, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। निम्न में कौन सा शेष भिन्न है? आपके पास 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि इस 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन बाकियों से डिफरेंट है। ऑप्शन है टीएटी, 16 पीएफ, रेवन की परीक्षा, या ऑप्शन डी ड्रॉ एमएन परीक्षण। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। टीएटी और 16 पीएफ और ड्रॉ एंड मेन परीक्षण व्यक्तित्व परीक्षण माना जाता है, जबकि रेवन की परीक्षण आपकी औपशाब्दिक परीक्षण होती है। इसे आप जरूर याद रखिएगा, रेवन की परीक्षा अशाब्दिक परीक्षण होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, क्योंकि आपको डिफरेंट बताना था बाकियों से। तो सी ऑप्शन आपका बाकियों से डिफरेंट है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जितने लोग आप वीडियो देख रहे हो, वीडियो को लाइक भी करना होता है, जो आप लोग नहीं करते हो। तो जितने लोग आप वीडियो देख रहे हो, तो कम से कम वीडियो को उतना लाइक होना चाहिए। और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कीजिए, ग्रुप्स में मदद करना चाहिए एक दूसरे का। क्योंकि साइकोलॉजी पेपर 2 का बहुत सारे बच्चे वीडियो खोज रहे हैं, लेकिन उनको वीडियो उनके पास पहुँच नहीं पा रही है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अपने दोस्तों के पास, अपने ग्रुप्स के पास वीडियो को शेयर कीजिए और वीडियो उनके पास पहुँचाइए, जो उनकी भी मदद हो सके। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर मोर अपडेट। अगर आप वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाकर ज्वाइन हो सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मैंने दे रखा हुआ है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 7, 8, 9, 10, 11, 12 की मध्यिका क्या है? ऐसे सवाल आपके साइकोलॉजी में 1 से 2 सवाल पूछे जाते हैं, क्योंकि साइकोलॉजी आपका थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन पूछता है। तो काफ़ी बेसिक सा क्वेश्चन है आपका मैथ का, जो आपके एग्जाम में पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। जब आप मीडियन निकालते हो किसी भी नंबर का, तो उसका फॉर्मूला होता है मीडियन निकालने का n/2। तो n बाई आपका जो है 6 डिजिट हो गया, ठीक है, क्योंकि नंबर आपका नंबर ऑफ डिजिट टोटल 6 है, ठीक है। और जब आप इसे 2 से डिवाइड करोगे, तो जो वैल्यू निकल के आएगा, जब आप इसे कैलकुलेट करोगे, जोड़ोगे इसको, 9.5 आपका वैल्यू निकल के आएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। इसे आप जरूर याद रखिएगा। इनसाइट थ्योरी मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था। इनसाइट थ्योरी के बारे में आपको वही क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत इसके द्वारा प्रतिपादन किया गया था। ऑप्शन है थॉर्नडाइक,
गेस्टलवादी, हेगार्टी या ऑप्शन डी स्किनर। तो इसमें गलती आपको नहीं करना है, क्योंकि मैंने पिछले क्लास में आपको इनसाइट थ्योरी के बारे में बताया था। इनसाइट थ्योरी के प्रतिपादन किसने किया था, उनका नाम भी मैंने बताया था। तो आप अगर आपने पिछले क्लास अगर आपने देखा होगा तो आपको पता होना चाहिए कि इनसाइट थ्योरी का प्रतिपादन आपके गेस्टाल्डी मनोवैज्ञानिक ने किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी होगा। मैकडूगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संबंध क्या होता है? ऑप्शन है संज्ञान, संवेग, संवेदना या ऑप्शन डी चिंतना चिंतन। तो मैकडूगल का नाम आपने सुना होगा। मैकडूगल के अनुसार स्वेग जो होता है आपके प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से काफ़ी ज़्यादा संबंध होता है। 14 मूल प्रवृत्ति की बात किया था मैकडूगल ने। जो 14 के 14 नाम मैंने ऑलरेडी आपको दे रखा हुआ है। मैंने कहा भी था कि आप अगर आपके पास प्रैक्टिस सेट नहीं है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आपने। तो आप 14 मूल प्रवृत्ति के नाम जाकर आप देख सकते हो, क्योंकि सवाल बार बार आपके एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। जो कुछों का नाम यहाँ पर दिया गया है, जैसे भय, क्रोध, घृणा, करुणा, ये सब कुछ आपके इमोशन के अंदर आता है। तो इमोशन टोटल आपके 14 प्रकार के होते हैं। मैंने पिछले क्लास में आपको बताया होगा। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो आप जाकर पिछले वीडियो देख सकते हो, जिसमें मैंने 14 प्रकार की इमोशन बताया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी होगा। पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना का अर्थ प्रदान करना क्या कहलाता है? ऑप्शन है संवेदना, प्रत्यक्ष ज्ञान, अभिप्रेरणा या ऑप्शन डी कल्पना। तो पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना का अर्थ प्रदान करना प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। इसे आप जरूर याद रखिएगा। और आपके बिहार स्टेट 2024 होने में बस कुछ 1 महीने और 1.5 महीने का ही बचा हुआ है। मुश्किल से आपके पास 40 दिन ही बचा है, और 40 दिन आप लोग का भविष्य तय कर सकता है। इसलिए आप लोग सीरियस होकर पढ़ाई कीजिए, क्योंकि साइकोलॉजी पेपर 2 ऐसा इतना आसान नहीं है। अगर आप कट ऑफ की बात की जाए पिछली बार, तो कट ऑफ क्या, इसमें आप बिहार स्टेट में आपको 75 मार्क्स लाना होता है, जो काफ़ी ईजी नहीं होता। अगर आपने थोड़ा बहुत अच्छे से पढ़ाई करोगे, थोड़ा बहुत ध्यान दोगे, तो आप आसानी से क्वालिफाई कर लोगे। मेन फोकस आपका बीपीएससी का होना चाहिए। और बीपीएससी की तैयारी अभी से आप लोग स्टार्ट कर दो, जितना हो सके जितना जल्दी आप लोग के लिए अच्छा रहेगा। साथ में स्टेट का फोकस करो ही करो, लेकिन साथ में बीपीएससी का भी तैयारी आप लोग कर सकते हो। चलते हैं क्वेश्चन 15 पर। क्वेश्चन 15 कह रहा है 5 वर्ष की मोहन की मानसिक आयु 8 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी आपको बताना है। ऐसे सवाल आपके बीपीएससी में 1 से 2 सवाल पूछे गए थे आपके साइकोलॉजी पेपर 2 में, इसलिए इस क्वेश्चन को आप जरूर याद रखिएगा। और फार्मूला जो होता है बुद्धि लब्धि निकालने का, तो बुद्धि लब्धि निकालने का फार्मूला होता है आपका मानसिक आयु बाई वास्तविक आयु इंटू 100। तो जो मानसिक आयु है कितनी दी है, 8 वर्ष दी हुई है। तो 8 वर्ष आप वैल्यू को ऊपर पुट कर दोगे, और उसकी बुद्धि लब्धि कितनी है आपको ये निकालना है, और कितने वर्ष का है। तो वास्तविक आयु जो है आपकी 5 वर्ष है। मतलब जो रियल एज है वो 5 वर्ष है, और उसका जो मानसिक आयु है वो आपका 8 वर्ष की है। मतलब अगर आपका उम्र 5 वर्ष है और आपका जो दिमाग है वो 8 वर्ष का है, तो जो आपका जो दिमाग है सबसे पहले ऊपर लिखाएगा, और आपका जो रियल एज है वो आपका नीचे पुट होगा, और उसे आप 100 से आप उसे डिवाइड करोगे। तो जो आप 5 से और 100 को डिवाइड करोगे तो 20 आएगा, और 20 इंटू 8 आपका वैल्यू निकल के आएगा 160। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। फिर से वही सवाल है कि कौन सा बुद्धि लब्धि स्तर मंद बुद्धि वालों बच्चों का परीक्षण योग्य बुद्धि लब्धि स्तर कहलाता है। मतलब कौन सा ऐसा बुद्धि लब्धि स्तर है जो आपके मन बुद्धि वालों बच्चों के लिए होता है। तो जो मंद बुद्धि बच्चे वाले एज होता है, जो कैटेगरी है, वो आपका 36 से 49 होता है। मतलब जिस बच्चे का आईक्यू जो होता है, ठीक है, जो आईक्यू होगा अगर 36 से 49 के बीच हो, तो ऐसे बच्चे को आप मंद बुद्धि बालक कहते हो। ठीक है, जिनका जो दिमाग स्तर होता है वो काफ़ी ज़्यादा कम होता है, जो काफ़ी धीरे सीखते हैं, धीरे हर चीज़ समझते हैं, वैसे बच्चे को मंद बुद्धि बच्चे कहते हैं, जिसका आईक्यू 36 से 49 होता है। इसे आप जरूर याद रखिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो कि टर्मेन ने 1916 में स्टैनफोर्ड परीक्षण के साथ बुद्धि लब्धि वितरण की तालिका इस प्रकार तैयार की थी। जैसे कि बुद्धि लब्धि की सीमाएं होती हैं,
अगर जिसका आईक्यू जो है नंबर 130 से अधिक हो, वो काफ़ी ज़्यादा प्रतिभाशाली होता है, जिसे आप गिफ्ट गॉड बच्चे भी कहते हो, कि गिफ्ट चाइल्ड बच्चे हैं, जिनका आईक्यू 130 होता है। यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट आप रख लीजिएगा अगर आपके पास प्रैक्टिस सेट नहीं है तो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसका राइट आंसर मैंने आपको बता रखा है और इसका स्क्रीनशॉट आप ज़रूर रख लीजिएगा। क्वेश्चन 17 कह रहा है, रोसार्क इंट ब्लॉट टेस्ट प्रयोग निम्न में किसके मापन हेतु किया जाता है? ऑप्शन है व्यक्तित्व, बुद्धि, अभिरुचि या ऑप्शन डी अभिक्षमता। तो रोसार्क इंट ब्लॉट टेस्ट का प्रयोग व्यक्तित्व मापन हेतु किया जाता है, जो आपके परिप्रेक्ष्य विधि एक माना जाता है, जिसका निर्माण हरमन रोसो ने 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में किया था। इसे आप जरूर याद रखिएगा, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। निम्न में कौन-सा विस्मृति का कारण नहीं माना जाता है? कारण नहीं है, आपको ये बताना है, इसे आप ज़रूर ध्यान रखिएगा कि कारण नहीं है पूछा गया है। पहला ऑप्शन है सीखने की कमी, स्मरण करने की इच्छा, मानसिक दृढ़ या ऑप्शन डी सीखने की दोषपूर्ण विधियाँ। पहले तो आप लोग ट्राई करो जितने आप आंसर कमेंट कर रहे हो, सारा आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहो। जब आप आंसर टाइप करते हो कमेंट बॉक्स में तो आपका ऑटोमेटिक आंसर याद हो जाता है। तो पहले आप लोग ट्राई कीजिए सारे क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देने की। ऐसा करते हो तो आपको आंसर ऑटोमेटिक याद हो जाता है और आपके एग्जाम में जब ऐसे क्वेश्चन आप देखोगे पेपर में तो आप आसानी से आपको याद आ जाएगा और आंसर करेक्ट आंसर आप टिक आउट कर पाओगे। इसलिए कमेंट बॉक्स में आप आंसर टाइप करते चलिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको बताना है कि वो विज्ञान जो संख्यात्मक पद्धत को एकत्र करने, विभाजित करने और प्रस्तुत करने, तुलना करने और व्याख्या करने की विधि से संबंधित है, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है सांख्यिकी, गणित, ज्यामिति या ऑप्शन डी समव्यवता। वो विज्ञान जो संख्यात्मक पद्धत को एकत्र करने और विभाजित करने का कार्य करता है, उसे हम न्यूमेरिकल जिसे आप न्यूमेरिक नंबर भी कहते हो, सांख्यिकी कहते हैं। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 20 कह रहा है, पिछड़े बच्चों बच्चों के लिए शैक्षिक उपलब्धि की अवधारणा किसने दी थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप वीफाई क्वेश्चन टिक आउट कर लेना। हो सकता है ये सवाल आपके एग्जाम में पूछने को मिल सकता है। तो याद रखिएगा, पिछड़े बच्चों के शैक्षिक उपलब्धि की अवधारणा सिरिल बर्ट ने दी थी। जो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा, जिन्होंने चार्ल्स स्पीयरमैन के परीक्षण बैटरी का भी उपयोग किया था। इसी के आधार पर सन 1913 में इन्होंने पिछड़े बच्चों के लिए शैक्षिक उपलब्धि की अवधारणा भी दी थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। निम्न में कौन सा एक उत्तम परीक्षण का विशेषताओं से भिन्न है? ऑप्शन है विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठता या ऑप्शन डी अभिक्षमता। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। एक उत्तम परीक्षण की निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं, जैसे वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, विवेकता। ये सारे कुछ आपके एक उत्तम परीक्षण की विशेषता हैं। इसे आप जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्योंकि आपका एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन काफ़ी इजी है और मैंने बहुत बार आपको बता रखा है कि निम्न में कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है। पहला ऑप्शन है एक तत्व सिद्धांत, द्वितत्व सिद्धांत, प्रत्यागमन सिद्धांत या ऑप्शन डी बहुतत्व सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बुद्धि के एक तत्व सिद्धांत का स्मृतन बीने, टॉर्मेंट तथा स्टोन जैसे मानव वैज्ञानिक ने किया था। और द्वितीय सिद्धांत जिसे आप टू फैक्टर थ्योरी कहते हो, जिसका प्रतिपादन स्पीयरमैन ने किया था। और बात की जाए आपके बहुतत्व सिद्धांत की, तो मैंने अभी बताया कि मल्टीपल थ्योरी आपके प्रतिपादन आपके हार्वर्ड गार्डनर ने किया था। तो आपका जो प्रत्यागमन सिद्धांत है वो किसने नहीं दिया था, ऐसा थ्योरी होता भी नहीं है। तो आपसे पूछा गया था कौन सा सिद्धांत नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा।
क्वेश्चन 23 कह रहा है निम्न में कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? ग्रंथि नहीं है आपको बताना है। ऑप्शन है एड्रिनल ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, लार ग्रंथि या ऑप्शन डी थायराइड ग्रंथि। काफ़ी इजी सवाल है, आप आसानी से इसका आंसर दे सकते हो। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। कोई लाल ग्रंथि नहीं होता है, लाल ग्रंथि आपका होता ही नहीं है, तो आपसे पूछा गया था कौन सा ग्रंथि नहीं है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। जबकि बात की जाए पीयूष ग्रंथि की, एड्रिनल ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, ये सब आपका एक ग्रंथि है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी होगा। क्वेश्चन 24 कह रहा है पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था कौन सी है? काफ़ी इजी सवाल है, बहुत सबको पता होगा, इसमें किसी का भी गलती नहीं होना चाहिए। बात की जाए पियाजे के, तो पियाजे आपके स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे और उनका सेकंड जो आपका चरण था, सेकंड स्टेज था, वो आपका था प्री ऑपरेशनल स्टेज, जिसे आप पूर्व संक्रिया की अवस्था कहते हो, जो आपके 2 से लेकर 6 2 से 7 वर्षों के बीच में होती है। और आप यहाँ देख सकते हो 4 स्टेज का नाम यहाँ पर ऑलरेडी आपको दिया गया है। पहला ऑप्शन जो पहला स्टेप होता है, वो होता है सेंसर मोटर, जो एज होती है 0 से 2 वर्ष। प्री ऑपरेशन स्टेज जो आपका होता है 2 से 7 वर्ष। थर्ड स्टेज होता है कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज, जो होता है 7 से 11 वर्ष। और फोर्थ स्टेज जो होता है आपका फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज, जो होता है आपके 11 से 14 वर्ष। इसका स्क्रीनशॉट आप जरूर रख लीजिएगा, क्योंकि साइकोलॉजी में सवाल बार बार रिपीट होते रहते हैं। और आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, आपको बताना है कि शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? ऑप्शन है वातानुक्रम, वातावरण, खेल और व्यायाम या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो आपके फिजिकल डेवलपमेंट को इफेक्ट करने वाला कारक आपके सब कुछ है। ऑल ऑफ द राइट आंसर होगा। शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक के अंतर्गत आपके हेरिडिटी, वातावरण, खेल और व्यायाम, भोजन, परिवार की सिचुएशन, दिनचर्या, सब कुछ आप पे डिपेंड करता है, आपके फिजिकल डेवलपमेंट पे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। इस तरह इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। मैंने आपको 25 क्वेश्चन कराए, आप लोग कमेंट कीजिए। कमेंट करो भाई, कमेंट करोगे तो आपको लगेगा कि आप देख रहे हो वीडियो को, आपकी तैयारी कैसी है, आपको पता चलेगा। अगर कोई डाउट होता है, कोई प्रॉब्लम है आपके पास, तो कमेंट करा करो, उसका सॉल्यूशन निकाला जाएगा मिलकर। जब आप कमेंट नहीं करोगे तो मुझे कुछ पता नहीं चलेगा कि आपकी क्या प्रॉब्लम है, क्या समझ में आ रही है, क्या नहीं आ रही है। कमेंट करो, मुझे इससे आइडिया लगेगा कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है और आप कितना तैयारी कर पा रहे हो, आपको कहाँ पर हेल्प की ज़रूरत है। तब जाकर हम दोनों एक दूसरे को हेल्प करके आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाओगे। तो कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। और आपको बताना है कि आउट ऑफ 25 आपने कितने क्वेश्चन राइट अटेम्प्ट करे। अगर आपका स्कोर 12 प्लस आ रहा है तो आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही है। अगर आपका स्कोर 12 से कम आ रहा है तो आपको प्रैक्टिस सेट लेने की ज़रूरत है, जो आपको मिलेगा टोटल 20 प्लस प्रैक्टिस सेट सिर्फ ₹101 में, जो कहीं इतनी सस्ता कहीं नहीं मिलेगा। और काफ़ी ज़्यादा आपके सिलेबस और आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया जा रहा है। टॉपिक वाइज थ्योरी मिलेगा ₹151 में। अगर आप चाहते हो दोनों लेने के लिए सिर्फ आपको ₹201 खर्च करना पड़ेगा, जो आपके पॉकेट मनी से काफ़ी ज़्यादा कम है। जो आप मुझे इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। सिर्फ व्हाट्सएप करना है, कॉल बाद में कीजिएगा। पहले व्हाट्सएप करके अपने डाउट को क्लियर कीजिए। अगर कोई डाउट होता है तो आपसे कॉल पे बात ज़रूर होगी। और वीडियो को क्या करना है, तो वीडियो को आपको लाइक करना है, लाइक कीजिए आप लोग अभी जाकर वीडियो को, और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप्स में। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मैंने दे रखा हुआ है, आप जाकर वहाँ से ज्वाइन हो सकते हो। क्योंकि जितने सारे न्यूज़ अपडेट होते हैं सब कुछ मैं वहाँ पे पोस्ट करता हूँ, तो आप जाकर टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा।